नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की क्लास ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी मंजिल है। दोस्तों यहाँ पे चल क्या रहा है? दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा भी अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप कंप्यूटर नॉलेज के अच्छे क्लास की सर्च में हैं तो ये आप यहाँ पे रुक सकते हैं और क्लास को देख सकते हैं। आपको सेशन पसंद आएगा। चलिए तो बात करते हैं आज के सेशन में करवाने वाले क्या हैं। दोस्तों मैं बता दूं, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर जो एसएससी सीजीएल टियर 2 के रिगार्डिंग है, और इसके अलावा और भी ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पे हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन में कनेक्ट हो जाइए और कॉपी करके दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चों मैं बात करता हूं यहाँ पे। सबसे पहला अगर बात करें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज 31 के कारण हमें लगता है कि बच्चों की उपस्थिति कम है, तो गाइस अधिक से अधिक पहले जब बच्चे शेयर कर दे, मैं भी शेयर कर देता हूं ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहां पे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग पंकज, वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों का बहुत बहुत नमस्कार। लाइव जरूर आइए, बहुत मेहनत से ये सेशन मैं करता हूं यहाँ पे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पे लाइव जुड़िएगा। ठीक है, रोजाना ये क्लास है बच्चों, याद रखिएगा रोजाना ये क्लास है। वो चलती है कब? तो रोजाना ये क्लास आपकी चलती है चलिए चलिए कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन पे। जो भी सवाल है मैं आपको आपके सवाल को उठाऊंगा और उसका जवाब दूंगा। पहले इन सवाल पे आते हैं। क्या पूछा गया है? इज ए सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन। यानी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल समेत पूरी हार्ड डिस्क का मिरर इमेज बनाना है, यानी पूरे डिस्क का एक कॉपी बनाना है। तो उसके लिए हम कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइव इमेजिंग। दोस्तों उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, उसके लिए हम लोग उपयोग क्या करेंगे? तो उसके लिए उपयोग करेंगे हम लोग बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे किसी भी फाइल या डिस्क को हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी बना के दूसरे फाइल में रख देते हैं। ये उसी तरह है कि अगर आपके फोटोज या इमेज है आपके मोबाइल में तो रहते ही हैं, लेकिन आप उसको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में लेके सेव करके रख देते हो। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपका डिस्क अगर करप्ट भी हो जाए, अगर आपका मोबाइल गुम भी हो जाए, फिर भी आपके फाइल जो है वो सेव रहते हैं आपके पेन ड्राइव में। और यही काम आजकल के दौर में हम लोग गूगल ड्राइव में भी करते हैं। गूगल ड्राइव में क्या होता है, तो हर फोटो इमेज का एक कॉपी बनता जाता है जो भी आपकी गैलरीज में होता है। अगर आपका गूगल ड्राइव सिंक्रोनाइज है जीमेल से, आमतौर पर यह सारा सिंक्रोनाइज ही होता है जीमेल से, तो अगर आपका गूगल ड्राइव जीमेल से सिंक्रोनाइज है तो आपके जितने भी फोटोज रहते हैं, जितने भी गैलरीज में कंटेंट होते हैं, वो क्या होता है, कॉपी बनता जाता है आपके जीमेल अकाउंट में। इससे फायदा यह होता है कि अगर मेरा मोबाइल गुम भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि मेरा फोटो लॉस होगा, हम उस गूगल ड्राइव से दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बनता है बैकअप। तो बैकअप कहने का मतलब ये, अगर हमको मिरर इमेज बना के रखना है, फ्यूचर यूज के लिए एक्सट्रैक्ट करना है, लॉसेस से बचाना है, तो हम लोग मिरर एक बैकअप बना के रखते थे। पहले फिजिकली हुआ करता था, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह। आजकल हम लोग वर्चुअल स्टोरेज का भी इस्तेमाल करते हैं और इसी में क्लाउड स्टोरेज का भी उपयोग किया जाता है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक तकनीकी है जिसका उपयोग एक लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। यानी एक ही लाइन पर एक से अधिक अगर कॉल मुझे भेजना है तो इनमें से कौन से टेक्निक का उपयोग करेंगे? डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग या मल्टीप्लेक्सिंग। कौन सा ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग करके एक ही लाइन पे मल्टीपल चीजों को हम लोग भेजेंगे? ठीक है, यानी कि मेनी टू वन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में आएगा? वो डिजिटल ट्रांसमिशन में आएगा, वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में आएगा, डिजिटाइजिंग में आएगा, स्ट्रीमिंग में आएगा या मल्टीप्लेक्सिंग में आएगा? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है समझिएगा, एक डेटा ट्रांसमिशन करने की तकनीक होती है, एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें 1 to अगर मल्टीपल इनपुट के तरह काम, यानी एक इनपुट और एक
चलिए, तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग की अगर बात करते हैं तो मक्स इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या होता है, अगर एक लाइन में इसे कहा जाए तो मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम लोग कहते हैं दोस्तों मेनी टू वन के सेंस में इसको हम कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में तो मेनी टू वन के सेंस में कहेंगे। और इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, इसका उपयोग क्या होता है, वो उपयोग होता है टेलीफोन लाइन में। इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जिक्र कर देते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर, एक सेकेंड, समझिएगा, पहले समझा देता हूं। टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी जो होती है, आंसर तो चलिए मल्टीप्लेक्सिंग हुआ, दैट इज द राइट आंसर। अब थोड़ा समझिए, चूंकि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मक्स भी कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है डी मल्टीप्लेक्सर, यानी कि डी मक्स। डीमक्स में क्या होता है, एक इनपुट रहेगा और मल्टीपल आउटपुट रहेगा, ठीक है। चूंकि डीमक्स ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमारा क्या होगा, तो यहां पे हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होगा। मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ये उसी तरह का है, आप समझिएगा जैसे कि अगर आपके मोहल्ले में कोई टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो काम कैसे करेगी, तो आपके लोकेलिटी में एक डिवाइस लगा देती है। उस डिवाइस में होता क्या है, आपकी लोकेलिटी में जितने भी केबल्स हैं सब उस डिवाइस से कनेक्ट होता है और उसका एक वायर है जो उसके एक्सचेंज में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि एक ही वायर से पूरे वो सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप इसको केबल टीवी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। एक जमाने के तौर में था, आजकल तो चलिए डीटीएच चल रहा है, आजकल वो वायरलेस टीवी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारे यहाँ डिश टीवी लगा हुआ है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज से अगर 5 साल 7 साल पहले आप जाते थे तो होता क्या था कि हमारे लोकेलिटी में एक केबल ऑपरेटर काम करता था। केबल ऑपरेटर क्या करता था, तो एक वायर हमारे घर में प्रोवाइड करता था, उसके बाद हम चैनल्स को एक्सेस कर पाते थे। तो वो काम कैसे करता था, तो टेक्निकली वो अपने सर्विस पॉइंट से एक डिवाइस लाता था, ठीक है, और आपके किसी मोहल्ले में किसी सेंट्रल पॉइंट पे लगा दिया। अब उस सेंट्रल पॉइंट पे आपके जितने भी लोकेलिटी में घर में डिवाइसेस में लगे हुए हैं टीवी, सबका वायर जाके उसी में कनेक्ट होता था, और उससे एक वायर जाके वो अपने एक्सचेंज में जाके कनेक्ट करवा देता था। इससे क्या होता था कि आपका ये एक सिग्नल से मल्टीपल लोगों को मिल जाता था। तो ये मक्स और डीमक्स दोनों इस्तेमाल होता था। एक साइड से मल्टीप्लेक्सर होता था जहां पे मेनी टू वन है, और दूसरे एंड से यानी कि वन टू मेनी का भी उपयोग होता था। तो सिंपल सा बात है कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल क्या होता है, तो मेनी टू वन और वन टू मेनी अगर सिग्नल भेजना है तो हम लोग ऐसे डिवाइस का उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहां पे राइट आंसर होगा मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल्स ओवर ए सिंगल लाइन, दैट इज द कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। समझ में आ गया? तो ये उसी तरह का चीज है। यहां तक रोजाना ये क्लास 11:30 बजे चलती है, मंडे टू सैटरडे रोजाना ये क्लास 11:30 बजे चलती है बच्चों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 11:30 बजे आप ये लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट। चलिए, हाँ, स्ट्रीमिंग क्या होता है, तो सिंपल सा बात है कि जब भी हम लोग लाइव वीडियोस देखते हैं, लाइव वीडियो अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे स्ट्रीमिंग कहता है। जैसे अभी क्लास जो आप देख रहे हो उसको स्ट्रीम कर रहे हो आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीमिंग हो रही है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम लोग जब भी अगर लाइव वीडियो ट्रांसफरिंग होती है, लाइव वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि अभी मेरी क्लासेस जो जा रही है वो लाइव जा रही है, हम जो अभी काम कर रहे हैं ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास है, दैट इज अ लाइव स्ट्रीमिंग। अब लाइव स्ट्रीमिंग कहने का मतलब क्या है कि वीडियो और ऑडियो जो लाइव ट्रांसफर होता है उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया स्ट्रीमिंग भी क्या होता है, क्लियर है। ये दोनों अभी यहां से रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी आगे जिक्र कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्लास, व्हाट इज अ टेलीटेक्स्ट। ये पूछा गया था किसी एसएससी एग्जाम में, ठीक है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया था कि टेलीटेक्स्ट क्या होता है। देख सकते हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों भाषाओं में प्रश्न को यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, तो आपको जवाब देना है कि टेलीटेक्स्ट होता क्या है। वो फ्लैशिंग ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन द स्क्रीन होता है, या फिर हिंदी में देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर टेलीफोन वार्तालाप की चमक, या टेलेक्स मशीन पर संदेश के पार्ट को प्रिंट करना, या फिर एसटीडी
कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहरी टेलीफोन से जोड़ना, या फिर टीवी स्क्रीन पर समाचार और सूचनाओं का पाठ पर चमकना, फ्लैशिंग और टेक्स्ट ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टीवी स्क्रीन। क्या होता है, ये एसएससी का एग्जाम में आ चुका है। टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं, टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं, यह सवाल पूछा गया। बिल्कुल सही जवाब, और ये मैंने जैसे बताया, ये मैं किसी विगत एग्जाम में पूछा गया, उसी से ये क्वेश्चन मैं यहां पे लेके आया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब क्या है, कभी भी न्यूज चैनल वगैरह में देखते हो दिखाता है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज आपको फ्लैश होता है और जो भी घटनाएं होती है आपको वहां पे स्क्रीन पे देखता है। उदाहरण के तौर पे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, वो ब्रेकिंग न्यूज बना था। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया, जो कल ही की घटना है। महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वो भी कल ही की घटना है। तो ये सारी खबरें जो हमें मिली वो एक ब्रेकिंग न्यूज यानी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें टीवी में मिला। तो वो जो टेक्स्ट आपको टीवी में मिलता है उसे कहा जाता है टेलीटेक्स्ट। Flashing of the text of news and information on the TV screen is known as a teletext। चीजें अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सेशन को शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। और कैसा लगता है सेशन ये भी मुझे जरूर बताते रहिएगा, कहीं ना कहीं उसी को से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगला कंटेंट जो उसे बनाने में मुझे प्रेरणा मिलती है। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन, तो जरूर से लाइक और शेयर वगैरह करते रहिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों, Which among the following is a distinctive feature of the feature by which a CD-ROM drive is classified in the personal computer? निम्नलिखित में कौन से एक विशिष्ट विशेषता है जिसके द्वारा CD-ROM ड्राइव को पर्सनल कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है? यानी कहने का मतलब है कि CD-ROM अगर आपके लैपटॉप में लगा है, मेरे लैपटॉप में लगा है, तो कौन सी उसकी खासियत है जिसके वजह से मेरा CD-ROM, मेरे पर्सनल लैपटॉप का CD-ROM या आपके लैपटॉप का CD-ROM अलग अलग होगा? यानी इसको कौन सी विशेषता के आधार पर हम लोग कैटेगराइज किए? CD-ROM कहने का मतलब होता है एक CD-ROM ड्राइव होगा कहीं। हाँ, CD-ROM ड्राइव कहने का मतलब होता है वो जगह, वो प्लेस जहां पे CD आप लोग इंसर्ट करते हैं रन करने के लिए। एक ऐसे चक्री के रूप में निकलता है और जिसमें आप लोग CD रखते हैं, फिर वो अंदर चला जाता है। जैसे CD प्लेयर हुआ करता था, उसी तरह हमारे CPU में एक CD ड्राइव हुआ करता है जहां पे हम लोग CD को प्ले करवाते हैं। तो यही पूछा गया है कि CD-ROM जो ड्राइव है, तो अगर हम परचेज करेंगे किसी भी पर्सनल लैपटॉप वगैरह को, तो इनमें से कौन सी विशेषता का ध्यान रखा जाएगा उसमें, अगर हमें CD-ROM लेना है या हमारे लैपटॉप में लगा हुआ है? तो चलिए, बहुत सारे बच्चे का कहना है सॉफ्टवेयर बहुत सारे बच्चों को कहना है मेमोरी कैपेसिटी। सबका आंसर यहां पे गलत हो गया। राइट आंसर हमारा होगा यहां पे डेटा ट्रांसफर रेट होगा। डेटा ट्रांसफर रेट होगा। समझिए चीजों को, सिंपल सा बात है। CD-ROM ड्राइव के बारे में बात कर रहा है, यानी वो डिवाइस जो CD को रन करवाएगा। तो सिंपल सा बात है भाई, अगर सिर्फ CD-ROM की अगर बात होती, सिर्फ CD की बात करती, तब हम कैपेसिटी के बारे में कह सकते थे। लेकिन वो CD कितने गति से CPU को ट्रांसफर करेगा, यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि CD ड्राइव का काम यह है कि भाई अगर CD लगी हुई उसमें, तो एक अच्छे स्पीड से वो डेटा को रैम को भेजे और रैम से फिर CPU में जाए। तो ये गति ही वहां पे मायने रखती है CD-ROM के ध्यान में। हम लोग एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे आया है जो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब भी कोई स्टोरेज डिवाइस परचेज करते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ इसमें रहता है कि उसकी क्षमता कितनी, यानी 4 GB का पेन ड्राइव है, सही है। 8 GB का पेन ड्राइव है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हर पेन ड्राइव का ट्रांसफर स्पीड भी अलग अलग होता है। आप नोटिस करना कि हर पेन ड्राइव में क्लास लिखा होता है, क्लास 10, क्लास 8 ऐसा करके लिखा होता है, जिससे यह पता चलता है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि कोई भी अगर स्टोरेज डिवाइस खरीद रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उसकी क्षमता तो आप देखते हैं कि उसमें तो लिखा ही रहता है कि ये 64 GB का है, ये 128 GB का है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी नोटिस करना है कि उसकी डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, यानी ट्रांसफर स्पीड कितनी होती है। इन बातों पर भी आपको वहां पर गौर करना होगा बच्चों, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डेटा ट्रांसफर रेट है, जिसके आधार पे हम लोग वो ध्यान रखते हैं, यानी सबको अलग अलग भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर कोई तरह का दिक्कत है, अगर कोई समझने में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपको अगर दिक्कत आ रही है तो। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप वर्ल्ड वाइड वेब विच गेव अ न्यू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जीबिशन? निम्नलिखित में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया जिसने एक नए प्रकार के सूचना प्रदर्शन दी? कौन थे? चलिए
रीड ओनली मेमोरी, हाँ द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, दैट इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष, नमस्ते, सबको बहुत बहुत नमस्ते। इन सवालों का जवाब है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि देते रहिएगा। चलिए आते हैं, क्या है प्रश्न उसके बारे में जिक्र करते हैं। इनमें से कौन सा इंसान है जिन्होंने ट्रिपल डब्ल्यू की खोज की थी? बिल्कुल सबसे पहला आंसर आया है भट्ट यूनिस का। राइट आंसर है टिम बर्नर-ली। ठीक है, टिम बर्नर-ली है जिन्होंने बताया, टिम बर्नर-ली, वो हमारा राइट आंसर है। चलिए, टिम बर्नर, थोड़ा सा कुछ और चीजें मैं बताता हूं। जिससे ट्रिपल डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब है, जिससे हम लोग इंटरनेट को फील कर पाते हैं। तो अगर आपसे कभी कभी पूछा जाए कि पहला ब्राउजर कौन है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ब्राउजर दोस्तों, तो वो आंसर आपका क्या होगा? तो वो भी आंसर आपका ट्रिपल डब्ल्यू ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन है दोस्तों, तो वो याद रखिएगा, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कहने का मतलब होता है मेरा मोज़ेक। मोज़ेक जो है वो मेरा पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। ठीक है, अब चीजों को समझिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, डेट भी बच्चों ने बता दिया, तो बच्चों को समझिएगा थोड़ा। अगर आपसे पूछा जाए पहला ब्राउजर, ट्रिपल डब्ल्यू, जो ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो पहला ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया और इसी से वेबसाइट को जन्म भी हुआ। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वो है मोज़ेक। मोज़ेक, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा लिखा रहे कि पहला ब्राउजर कौन है और वहां पे ट्रिपल डब्ल्यू ऑप्शन में नहीं है, तो आप मोज़ेक अगर है ऑप्शन में तो उसे भी टिक करेंगे। लेकिन क्रम ऐसा था कि सबसे पहले ट्रिपल डब्ल्यू, जो किसी वेबसाइट को सर्च करने में इस्तेमाल में लाया गया, और उसके बाद मोज़ेक थे जो सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर। ग्राफिकल ब्राउजर कहने का मतलब है जो हमें क्लियर के जैसे अभी क्या मोजिला, क्रोम, ये सब ग्राफिकल ब्राउजर है। यानी आपको वहां पे मल्टीमीडिया इंटरफेस मिलता है, कलर वगैरह मिलता है, आइकन्स मिलता है, दैट इज नॉन एज ए ग्राफिकल ब्राउजर। ठीक है, तो दुनिया का जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर था वो मेरा मोज़ेक था, और पहला ब्राउजर अगर सिर्फ है तो वो मेरा ट्रिपल डब्ल्यू है। ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू की खोज किसने किया था या डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर-ली। इसी प्रकार कुछ और जानकारी लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मेल किसने भेजा था, फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था, तो वो मेरे रे टॉमिल्सन थे। रे टॉमिल्सन थे जिन्होंने पहला ईमेल भेजा था। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए दोस्तों, इंटरनेट के पितामह कौन है, तो वो मेरे विंडसर्फ थे। विंडसर्फ हैं जो फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते थे। अगर आपसे पूछा जाए, एक सेकेंड, फादर ऑफ, हाँ, पहला नेटवर्क कौन था, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नेटवर्क कौन था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट नेटवर्क कौन था, तो याद रखिएगा वो मेरा आरपानेट था। वो मेरा कौन सा था? वो मेरा आरपानेट था। आरपानेट पहला नेटवर्क था। फर्स्ट ब्राउजर ट्रिपल डब्ल्यू था। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ेक था। फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ थे। फर्स्ट ईमेल रे टॉमिल्सन ने भेजा था। तो ऐसी सी जानकारी आपको लिख लेना कॉपी में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, भारत में अगर कहा जाए तो पहली बार इंटरनेट कब आया था? 1995 में भारत में इंटरनेट आया था। कौन सी कंपनी ने सबसे पहले इंटरनेट को भारत में मतलब प्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस किया था? तो वो VSNL था। VSNL, आज के जियो वगैरह देखते हो, एयरटेल, लेकिन पहले था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, जो आपका बिल्कुल। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी जो आपको इस क्वेश्चन से बन सकता था, तो जो मैंने यहां पे जिक्र किया। ऐसे ही हर प्रश्न आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 11:30 बजे लाइव आए यहां पे रोजाना। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज, द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप, इनमें से कौन सा है जो सबसे पहला कंप्यूटर, यानी कि इसको ऐसा कह सकते हैं, इनमें से कौन सा फर्स्ट है, ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। यानी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन, इसका एक और शब्द बना सकते हैं कि फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब, वो मेरा 1952 में इसका आविष्कार हो। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात उठी तो वो भी मैं बताता हूं। कोबोल का भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म ये होता है कॉमन
बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन जो एक बिजनेस एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता था। बेसिक का क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये हो गया फॉर्टम। पास्कल का फुल फॉर्म, पास्कल को पास्कल लिखे, पास्कल लाइन है लेकिन इसको पास्कल ही समझिए। चलिए, तो ये सब इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ 1957 में डेवलप हुआ था फॉर्टन, बिल्कुल सही। 1957 में स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है। 1957 में डेवलप हुआ था। तो ये चीजें नाम याद रखिएगा। कुछ चीजें और है जो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लो लेवल लैंग्वेज कौन है, लो लेवल लैंग्वेज कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा लो लेवल लैंग्वेज में आता है मशीन लैंग्वेज, और मेरा आता है एक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज भी है जो मेरा लो लेवल आता है। मशीन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो जैसे जिसको 10 में लिखा जाता है वो मशीन लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज जिसको मोनोमोनिक्स कोड में लिखा जाता है। थोड़ा चीजें और मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूं। याद रखिएगा, जितने भी प्रोग्रामिंग भाषा है उसको दो भाग में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल कहने का मतलब ये होता है वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, उसे हम लोग लो लेवल कहेंगे, और वो लैंग्वेज जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं उसको हाई लेवल कहेंगे। जैसे कि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है इसलिए वो लो लेवल हो गया। वैसे C++, जावा, फॉर्टन, पास्कल, ये सब वो लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मेरा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस यही है कि लो लेवल जिसको मशीन आसानी समझ सकता है, हाई लेवल जो यूजर आसानी समझ सकता है। ये दोनों में एक अंतर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये इंग्लिश में ही, कोई बात नहीं, मैं हिंदी कर दूंगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल असाइन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क्स। इनमें से है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में, ठीक है, इनमें से कौन सा काम है जो नहीं होता है, ठीक है। नॉट ए रोल असाइन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क्स में कौन सा काम है जो नहीं होता? ट्रेनिंग का, टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन का, या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के, रेजिंग फंड ऑफ एंटरप्रेन्योर का? कौन सा काम है जो नहीं होता है? प्रणाम बच्चों, प्रणाम अजय, बहुत बहुत नमस्कार। ये एक तरह से जीके का सवाल आ गया, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जब एसएससी का एग्जाम देते हो तो कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रश्न बनेंगे जो कहीं ना कहीं जीके का भी कुछ पार्ट बनता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वैसे प्रश्न को भी यहां पे मैं कवर कराऊं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो प्रश्न है जो कहीं ना कहीं किसी एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं उसी के इर्द गिर्द प्रश्न को रख रहा हूं ताकि आपको चीजें बनाने में आसान हो, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बिल्कुल यहां पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क जो है वहां पे हमारा ट्रेनिंग का काम होगा, वहां पे टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन का भी काम होगा, वहां पे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी काम होगा, फंड रेज का काम वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली फंड रेज, हाँ भाई, अगर हर सवाल अगर आप श्योर ही कह दो तो कुछ तो ऐसा सवाल होगा ना जो बाउंसर होगा। तो मेरे सेशन का ये खासियत रहेगा कि मैं बाउंसर ही डालता रहूंगा ताकि आप हर तरह के बॉल्स के लिए तैयार रहे। सिर्फ आपको मैं शॉर्ट पिच नहीं दूंगा, फिर आप फुल टॉस नहीं दूंगा, आपको कुछ बाउंसर्स भी मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे बाउंसर्स आते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बाउंसर्स की अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे क्वेश्चन का कलेक्शन है वो पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी का न्यू कैलेंडर भी लॉन्च हो चुका है, न्यू कैलेंडर हो चुका है। दैट मींस ये सही है कि अगले वर्ष जो है वो एसएससी का एग्जाम होने वाला है ऑन द टाइम, हर एग्जाम को। तो वो बच्चे जो एसएससी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास कोर्सेज है, वो है एसएससी महापैक, जिसके बारे में आपने सुना है। हमारे, एक सेकंड में आपको दिखा भी दूं, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी दूं कि दोस्तों ये हमारा पोर्टल है जहां पे आप देख सकते हो। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं इस कोर्स के बारे में, एसएससी महापैक, एसएससी सीएचएसएल महापैक और एमटीएस महापैक। तो मेरा कहने का मतलब है वो बच्चे
मेरा रोजाना क्लास सुबह 11:30 बजे चलती है। मैं थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे दूं। इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे आपको नीचे फ्लैश होता होगा कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसकी प्राइस है यानी 1 जनवरी से हाइक करने वाली। अब हाइक करने का मतलब क्या, प्राइस बढ़ने वाली है। लेकिन अभी क्या है, आप देख सकते हो हर कोर्स में लिखा हुआ है डबल वैलिडिटी, यानी जितने भी महापैक कोर्स हैं उसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप 12 महीने का एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको 12 मंथ का एनरोलमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी आपको 2 साल का एनरोलमेंट मिल जाता है। फायदा यह होता है इससे कि कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है, जैसे सीएचएसएल की मैं बात करूं, वो 2023 में नोटिफिकेशन आया है लेकिन एग्जाम होते होते वो 24 हो जाएगा। तो फिर हम 24 के लिए अलग से एनरोलमेंट क्यों लें? तो इसके लिए मेरे पास ये अभी ऑप्शन है, मनी सेविंग ऑप्शन है कि हम 2 ईयर वैलिडिटी के साथ यानी डबल वैलिडिटी के साथ हम यहां पे एनरोलमेंट कर लें। एनरोलमेंट करने के लिए आप देख सकते हो ये कोर्स में आपको जाना है। आप देख सकते हो इसकी फी है 12,999 रुपए, लेकिन यहां पे जैसे आप कूपन कोड लगाते हो Y706, याद रखिएगा ये आपको यहां पे कूपन कोड क्या लगाना है, Y706। एक सेकेंड, जैसे ही आप यहां पे Y706 कूपन कोड अप्लाई करते हैं ये फी हो जाता है 2,989 रुपए, यानी कि 2,900 रुपया में आपको 2 साल कहने का, जैसे मैंने पर आपको बताया कि 2 साल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो जो आपको 12 + 12 यानी कि आपको यहां पे 12 + 12 1 साल के साथ 1 साल का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसमें आपको जिस महापैक के बारे में इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि इसमें आपका सीजीएल का भी क्लास ऑलरेडी है, इसमें आपका सीएचएसएल का भी क्लास है, इसमें आपका एमटीएस का भी क्लास है, इसमें आपका जीडी का भी क्लास है। ये सारी क्लासेस है जो आपको महापैक में मिल जाती है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जहां तक अनुभव कहता है कि वो बच्चा जो एसएससी की तैयारी करता है वो इन सारे एग्जाम को कवर करता है, यानी वो सीएचएसएल का भी फॉर्म अप्लाई करता है, वो एमटीएस का भी करता है, क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप महापैक के साथ जाइएगा और आप अगर इस कोड का वहां पे इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छा खासा छूट पाते हैं और आपको एक जेन्युइन प्राइस में पूरा कोर्स मिल जाता है बच्चों। तो वो बच्चे जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है और जो चाह रहे हैं कि नहीं अगला कैलेंडर में जो भी एग्जाम है उसको कवर करना है, तो आप इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि इसमें आपको थ्रू आउट द ईयर जितनी क्लासेस होगी, वो सीजीएल का अगर 1 बैच निकले, 4 बैच निकले, सब मिलता है। सीएचएसएल का भी अगर 1 बैच निकले, 3 बैच निकले, एमटेस्ट सीरीज निकले, वो सब आपको इन सारे इंडिविजुअल्स एग्जाम में वो सब कुछ प्रोवाइड होता रहता है अगर आप महापैक के मेंबरशिप मतलब इनरोलमेंट में आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सजेशन आपको पसंद आया होगा और आप यहां पे जुड़िएगा अगर अपनी एसएससी की तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो आपका हमसे जो एक्सपेक्टेशन उन पे मैं खरा उतरूं, इसलिए आप कमेंट जरूर डालिएगा कि सर आप ऐसे करके सेशंस लाइए, मैं सेशंस यहां पे वैसे करके ले आऊंगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा और अगले क्लास को 11:30 बजे मंडे से फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।